नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। मैं हूं आपके साथ कविता खपलियाल। 2022 या 2021 की तरह बम्पर रिटर्न का साल रहने वाला है, और अगर नहीं तो किस तरह से 2022 में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करें ताकि जो कमाई आपने 2021 में कमाई है वो और ज्यादा आगे बढ़े। किन थीम्स पर आपको फोकस करना चाहिए? बजट है, इलेक्शंस है, बाजार के इन ट्रिगर्स को कैसे अपने फायदे के लिए आपको भुनाना चाहिए। आज का फोकस इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगा। हर हफ्ते की तरह हमारे साथ आज भी खास मेहमान है। स्वागत करना चाहती हूँ त्रिदीप भट्टाचार्य को, सीआईओ इक्विटीज एडलवाइस एएमसी का। त्रिदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, निवेश की एबीसीडी इस खास शो में आपने शिरकत की। सवाल पहला आपके अनुभव से जुड़ा हुआ है। 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है आपको बाजार में। मुझे ये बताएं कि मौजूदा चाल जो बाजार में आपको दिखाई दे रही है, इतिहास में क्या इस तरह की चाल पहले भी देखी जा चुकी है जो फिलहाल दोहराई जा रही है, या ये अपने आप में एक नया दौर है बाजार का? क्या कहेंगे? पहली बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मार्केट का फेज है, ये हम इसके पहले पिछले 20-30 सालों में 2-3 बार देख चुके हैं। अगर हम व्हेन आई से मार्केट का फेज अगर हम देखें 2020 से लेकर अभी तक, पिछले 12-18 महीने, एंड इफ यू रिप्ले बैक, अगर हम 2007, 2008, 2009 में देखें एंड देन गो बैक टू 2000, तब तक की मेरी एक्सपीरियंस है जैसा आपने बोला, इन तीनों जगह पे जब हम देखते हैं, जब मार्केट कोई एक बहुत बुरे दौर से गुजरती है, 99-2000 में जब टेक बस्ट हुआ, 2007-8 में जब फाइनेंशियल सेक्टर की कठिनाई सामने आई, एंड फाइनली 2020 में जब कोरोना का केस सामने आया, ये तीनों केस में कुछ ऐसे अनफोरकास्टेबल इवेंट हुए जिसके चलते मार्केट जो है पहले बहुत बुरी तरीके से गिरा और उसके बाद उतनी ही या उससे ज्यादा तेजी से ऊपर आया। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इसके पहले ये काफी बार हो चुका है। इस बार जो खास है इस राइज में वो ये कि इस बार हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो शायद पहले सिचुएशन से बेहतर है। जहाँ पे पहले हमारी जो फिस्कल सिचुएशन होती थी, अगर वो पकड़ ले, या फिर जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन होती थी, कर्सी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो गवर्नमेंट्स ने किए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो इकोनॉमिक की स्थिति है वो शायद पहले 2 बारियों से बेहतर है। बट ऐसे हमने पहले भी देखा है कि मार्केट गोज अप सिग्निफिकेंटली और उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आता है। तो अभी जो साइकिल हम देख रहे हैं बाजार की, त्रिदीप जी, क्या आपको लगता है कि ये अब साइकिल लंबी चलने वाली है? 2021 में जो हमने चाल देखी बाजार की वो इस साल भी दोहराई जाए वो जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जो मौजूदा चाल है ये एक लंबा फेज है जो बाजार में दिखाई देगा। क्या कहेंगे आप? मैं इसको अगले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बहुत नियर टर्म 2020 भी कवर होगा इसमें, बट अगले 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 2020 में हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वो बहुत बुरी तरीके से गिरे, बिकॉज कोरोना के चलते काफी सारे ग्रोथ जो है वो खराब हो गई। बट वहां से जब हम वापस आते हुए वो 2021 में हमने एक रिवाइवल देखा ऑन द बैक ऑफ लोअर बेस। बट 2022 में हम देखते हैं कि जो ये मार्केट है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 जैन से लेके अगर मई तक अगर हम देखें तो इसमें 2-3 मैक्रो चीजें हैं वो महत्व रखेंगी। पहली बात ये है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स काफी पोस्ट पेंडेमिक पहली बार शायद थोड़ा बढ़े, तो इसको ध्यान में रखना होगा। सेकेंड, ये जो ओमाइक्रॉन जो लेटेस्ट वेरिएंट है कोविड का, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है एंड दैट कुड इम्पैक्ट द ऑपरेटिंग ऑफ द इकोनॉमी। और तीसरी बात जो है ओवरऑल विद रिगार्ड्स टू इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो भी थोड़ा ऑयल के चलते ज्यादा रह सकता है। तो ये अगर हम फर्स्ट हाफ देखें तो मार्केट में थोड़ा शायद हमको उथल-पुथल देखने को मिले। बट जैसे ही हम सेकेंड हाफ 2022 देखें और उसके आगे 1-2 साल देखें, 2024 में हमारी इलेक्शन है, वो वाला जो फेज रहेगा फ्रॉम सेकेंड हाफ 2022 ऑनवर्ड्स टिल 2024, मेरे हिसाब से हम इंडिया में एक कैपेक्स साइकिल
देखेंगे, जहाँ के भी कॉर्पोरेट कैपेक्स जो है थोड़ा सा बढ़ने की का रुझान है। और अगर ऐसा होता है तो कंपनीज के जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स है वो अपने आप पर्टिकुलरली इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स के बढ़ने लगेंगे। सो ये सिनेरियो में फर्स्ट हाफ में जो वोलेटिलिटी रहेगा उसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, और अगले 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये हमारी इकोनॉमी में तेजी दिखेगी ताकि उसके लिए हम अपने आप को पोजीशन कर सकें। सो दैट इज हाउ आई वुड थिंक कि अगले 2-3 साल कैसे पैन आउट होगा। चलिए, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव बाजार में दिखाई देगा और यही वो समय है जहां आपको बाजार में निवेश करना चाहिए। और अगर किश्तों में निवेश करना चाहते हैं, सलाह होगी एसआईपी के जरिए निवेश करने की। लेकिन त्रिदीप जी, निवेश की एबीसीडी ऐसा शो है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं और आपके जो निवेशक हैं, जब निवेश करें तो ये जाने कि जब हम इडलवाइज का कोई फंड खरीद रहे हैं तो त्रिदीप जी का चेहरा उनके जहन में आ जाए। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक पर्सनल रैपो निवेशकों के साथ, दर्शकों के साथ क्रिएट करें। ये तब होगा जब आप थोड़ा अपने निजी निवेश के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में हमें बताएं। मुझे बताइए, निवेश को लेके आपका रिश्ता कब स्थापित हुआ? बहुत पहले, 99-2000 से मैं एक्चुअली पोस्ट एमबीए मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वहां से अभी तक जो मैंने इक्विटी का दौर देखा है, मेरे काफी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इक्विटीज में भी हैं, जो मैंने देखा, इट हैज बीन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी। और इसीलिए मैं वो जो 3 एग्जाम्पल दे रहा था, 2000 में जो हमने उथल पुथल देखा, फिर 2007-8 में जो उथल पुथल देखा, उसका जो तजुर्बा है वो अगर मैं 2020 ये जो हम जहां से हम गुजर रहे हैं उसमें लगाऊं, तो ये तीनों चीजों से जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि ऐसे सब मौकों में जो निवेशक साइड में बैठे होते हैं वो डर की जगह थोड़ा थोड़ा ही सही अगर हम इक्विटीज में डालते रहें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये 2000 में नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं मार्केट में बहुत फ्रेश था, और मुझे उस समय डर लगा कि मैं कैसे करूं। पर जब दूसरी बार मैंने सेम चीज देखी 2008-9 में, उस समय जो मैंने पैसा उस समय जो मैंने वो जो डिप मिला मार्केट में उसको मैंने कैपिटलाइज किया अच्छे से। तो उसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि यू नो फ्रॉम व्हेनेवर सच डिप्स हैपन इन द मार्केट लोगों को पैसा डालना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि यू नो ओवरऑल इडलवाइज के जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में देखें तो कैसे हम उसमें सोचते हैं, हम किस तरीके के कंपनीज में पैसा डालते हैं। सो वो मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा, इफ दैट इज ओके। 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 थीम में जो है हम लोग बुलिश हैं। हम लोग को और ये हमारे केवल एक फंड में नहीं, जो भी आप फंड ले लीजिए वो सब में ये सारे बेट्स जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सो मैं एक एक करके ये 5 आपको ब्रीफली आपके सामने रखता हूँ, तो हो सकता है इसमें से शायद कोई आपको अच्छा लगे। तो पहली बात जो है व्हिच वी कॉल एज इंग्लिश में प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। इसको अगर हम सीधी तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है कि पिछले 2 साल में शादियां और काफी सारे जो हाउस होल्ड इवेंट है वो काफी रुक से गए हैं, और हुए भी हैं तो बहुत हल्के हल्के से हुए हैं। लेकिन अगले 2 साल का, अगर 2 से 3 साल का व्यू ले तो ये ओमाइक्रॉन अभी उसको शायद दबा के रखेगा, लेकिन अगले 1-1.5 साल में ये सारी इवेंट वापस आएंगी, और जब ये वापस आएंगी तब लोगों का जो खर्च करने का जो अंदाजा है वो भी वापस आएगा, और उससे जो बेनिफिट होगा वो कुछ लिस्टेड शेयर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो वो डेफिनेटली हम अपने पोर्टफोलियो में खेल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट थीम व्हिच वी कॉल इट प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, जो आपके और मेरे डिस्क्रिशनरी खर्चे की बात होती है। सेकेंड आई वुड से इज प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो मैंने अभी आपके सामने एक सिनेरियो रखा कि अगले 2-3 साल में शायद हम लोगों को एक कैपेक्स साइकिल देखने को मिले। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है, आईटी है वगैरह, दूसरे सेक्टर है, वो लोग नए फैक्ट्रीज वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो काफी सारे लिस्टेड कंपनीज ऐसे हैं व्हिच विल पार्टिसिपेट इन दिस, एंड हेंस सम ऑफ द पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आर अ बेनिफिशियरी ऑफ द सेम। तो ये दूसरा थीम है जिसमें हम बुलिश हैं, व्हिच इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिमांड। तीसरा थीम जो मैं बात करना चाहूंगा वो है गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरीज। पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम्स किए हैं, जैसे PLI स्कीम हुआ वगैरह वगैरह,
जिससे कि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1 या 2% से ज्यादा बढ़ सकती है। तो उसमें भी जो है उसमें कुछ बेनिफिशियरीज हैं जो लिस्टेड स्टॉक्स में हमें अच्छे लगते हैं। दैट इज थर्ड थीम दैट वी आर प्लेइंग थ्रू ऑल आवर पोर्टफोलियोज। फोर्थ जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम है वो है कंज्यूमर कंपनीज विद प्राइसिंग पावर। इसका मतलब वो कंज्यूमर कंपनी जो ज्यादा इन्फ्लेशन के माहौल में भी प्राइस अपना बढ़ा करके रख सकती है विदाउट इम्पैक्टिंग डिमांड। तो जैसे एशियन पेंट्स हुआ और ऐसे काफी सारे, और ये सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नॉट एज अ रिकमेंडेशन बट मोर एज एन एग्जांपल दैट कंपनीज जो अपने प्राइस बढ़ा सके पर फिर भी उनके जो डिमांड है उसमें इम्पैक्ट ना हो। सो दैट इज अनदर थीम दैट वी आर पॉजिटिव ऑन। एंड फाइनली आई वुड से चाइना +1 बेनिफिशियरीज। मतलब काफी इंडस्ट्री में, काफी सेक्टर्स में, जैसे केमिकल्स हुआ वगैरह वगैरह, ऐसे देखने को मिल रहा है कि चाइना इज वेकेटिंग द स्पॉट। एंड इंडियन गवर्नमेंट हैव टेकन सम स्टेप्स जहां पे भी इंडियन कंपनीज वो मार्केट शेयर गेन कर सकती हैं। सो वो एक और एरिया है जहां पे हमने अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स दे रखे हैं व्हिच विल स्टैंड टू बेनिफिट। तो ये 5 थीम हम काफी बुलिश हैं। एंड होपफुली whichever portfolios you pick from Edelweiss standpoint, आपको ये 5 थीम के रिलेटेड स्टॉक्स देखने को मिले। जो 5 थीम्स आपने अभी मेंशन की है, क्या इनमें बजट और इलेक्शंस के इम्पैक्ट को फैक्टर इन किया हुआ है? और जब मैं इम्पैक्ट की बात करती हूं तो किस तरह की दशा और दिशा बाजार की आपको दिखाई देगी इन दोनों इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए? क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से बाजार पर असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो मैंने थीम्स की बात करी वो एक्चुअली अगले 2 या 3 सालों में पैन आउट होगा। सो वो शॉर्ट टर्म नहीं है। बट आपका जो सवाल है वो बजट का जो सवाल है वो बहुत रेलिवेंट है इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। सो मैं उसका एक पहले कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। जो अभी बजट है, ये जो अगला नेशनल इलेक्शन है 2024 में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट बजट है। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे काम करेगी उसका रिजल्ट हमको इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट दैट। सो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से जो ये बजट में मेरा जो अनुमान है वो ये है कि इट विल बी अ बैलेंस्ड बजट 2 तरह की चीजों में। एक तो कैपेक्स थ्रस्ट, जो मैंने कैपेक्स साइकिल की बात करी, एक थीम हमने बात करी कि उसमें कैपेक्स थ्रस्ट होगा, और दूसरी तरफ थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा शायद। ये मेरी ऐसी उम्मीद है, आगे देखते हैं क्या होता है। बट मुझे लगता है कि इट विल बी अ बैलेंस्ड बजट बिटवीन कैपेक्स थ्रस्ट एंड रिलीफ मेजर्स। सो अगर हम कैपेक्स थ्रस्ट की बात करें तो उसमें पीएलआई स्कीम्स में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हो सकता है कहीं जीएसटी कम हो जाए, उस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ बेनिफिट हो जाए, और ताकि कैपेक्स साइकिल को अपने को अच्छा देखने को मिले अगले 1-2 सालों। दूसरी तरफ जो कोरोना रिलेटेड इम्पैक्टेड सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, ट्रैवल हुआ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हुआ, यहाँ पे कंपनीज को काफी सारा नुकसान हुआ इन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। मे बी वी कुड सी सम सॉफ्ट्स और सम रिलीफ मेजर्स फॉर दीज सेक्टर्स। सो अगर हम फिस्कल सिचुएशन देखें कंट्री की तो अभी कंट्रोल में है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा स्पेंड करने का बजट होगा, एंड एट द सेम टाइम सम रिलीफ मेजर्स का भी बजट होगा। सो मुझे ऑल इन ऑल अच्छा लग रहा है कि एक डिसेंट बजट होना चाहिए, मिक्स बिटवीन कैपेक्स थ्रस्ट एंड रिलीफ एज वी डिस्कस्ड। अच्छा, बाजार की चिंताओं में से एक चिंता यूएस का नकदी कम करना और खत्म कर देना है। ऐसे में एफआईआईज का हमारे बाजार से गायब होना भी लाजमी है। ये चिंता आपके लिए कितनी बड़ी है? मेरे हिसाब से अगर इसको हम ऐसा देखें कि ये जो हमारे पैंडेमिक हुआ पिछले 2-3 सालों में, इसमें ऑब्वियसली वेरियस गवर्नमेंट्स, अगर यूएस की बात ले लें या इंडिया की बात ले लें, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे, किसी ने रिलीफ मेजर्स अनाउंस किया। सो एज वी कम आउट ऑफ इट, 2022 जो ये करंट साल है, उसमें पहले बार अपने को देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट हमने पिछले 30 साल का जो मार्केट का उतार चढ़ाव एनालाइज किया, उसमें देखा कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है पहली बार, तब वो एक्चुअली मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट तब ऊपर जाता है जब लोगों के अनुमान से इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। सो इसलिए मुझे लगता है कि जो पहला जो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जो हमको देखने को मिलेगा यूएस में, वो उसमें उतने घबराने की बात नहीं है।
और वो ये सिग्नल करेगा कि एटलीस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जो मैंने कैपेक्स साइकिल की बात करी, जो अच्छी चीजें हो रही है इकोनॉमी में, वो एक्चुअली लोग, सेंट्रल बैंकर्स को भी ऐसा लगता है। लेकिन डर की बात ये है कि अचानक से अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट एक बार में बढ़ा दें तो वो इक्विटी मार्केट्स के लिए कठिन समस्या हो सकती है। अभी अगर मैं जो यूएस में फेड बोल रहा है, या तो जो आरबीआई बोल रहा है, या जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बोल रहे हैं, उसको अगर मैं सम टोटल उसका निचोड़ निकालूं, तो मुझे लगता है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वो लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत धीमे धीमे होगी। तो अगर वो धीमे धीमे होगी तो वो इक्विटी मार्केट्स के लिए प्रॉब्लमदायक नहीं है मेरे हिसाब से। अचानक से अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपका सवाल का अगर मैं सीधे जवाब दूं तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने की बात होती है, मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल देखने को मिलता है, बट वो शॉर्ट टर्म होता है। फिर वो कहानी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ चले जाती है। दैट इज वेयर वी विल हेड। ये तब तक वैलिड है तब तक कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स एक बार में ना बढ़ा दे जाए, जो अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो। अच्छा, ओमिक्रॉन को लेकर काफी हद तक हम देख रहे हैं कि अब बाजार ने इसको पचा लिया है, लेकिन महंगाई ये कितनी बड़ी चिंता बन सकती है? जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में भी हम बढ़त देख रहे हैं, हो सकता है ये शॉर्ट टर्म ही हो, लेकिन महंगाई हमें कुछ समय तक चिंता करेगी, क्या चिंता हमें देगी? क्या कहते हैं आप? महंगाई एक ऐसी बात है जो हमारी परचेसिंग पावर जिसको कहते हैं उसको इरोड कर देती है। जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, मतलब अगर आपका जो जहां पे भी आप निवेश करें वहां पे अगर आपके जो भी रिटर्न अगर 10% हो, अगर इन्फ्लेशन ही 12% हो जाए, मतलब रियल टर्म्स में आपके परचेसिंग पावर कम होगी। जस्ट टू काइंड ऑफ एलैबोरेट इन्फ्लेशन कितनी बड़ी चीज हो सकती है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम इन्फ्लेशन को देखें कि ये इन्फ्लेशन हुआ क्यों, सो आई थिंक 2-3 चीजें सामने आती है। पहली बात कि जैसे कुछ जगह पे जैसे चिप शॉर्टेज की बात आती है, कुछ कमोडिटी प्राइसेस जहां पे सप्लाई नहीं था उसके लिए काफी बढ़े हुए हैं, और कहीं पे जो है कुछ फर्म्स बंद हो रखे हैं, और फिर या फिर ग्लोबल उतना मतलब ट्रैवल उतना नहीं हो पा रहा है कर्टसी ओमिक्रॉन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, इसलिए जो है कमोडिटीज की काफी कुछ के भीतर काफी बढ़ गई। तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म है। ये जैसे जैसे ओमिक्रॉन का इशू डाइजेस्ट होगा अगले 3 से 6 महीने में, ये रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे, सप्लाई रेस्ट्रिक्शंस चले जाएंगे, एंड हेंस मेरे को लगता है कि जो इन्फ्लेशन का अभी जो दर है जो काफी बढ़ा हुआ है, ये अगले 3 से 6 महीने में कम होने वाला है और कम होने की उम्मीद है। बट हैविंग सेड दैट, इन्फ्लेशन ऐसी चीज है कि जिसमें हम वो हमेशा उसकी नब्ज हमेशा पकड़े रहना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अभी जितना मुझे समझ है उस हिसाब से अगले 3 से 6 महीने में ये इन्फ्लेशन कम होगी, जो कि मतलब इसलिए उतनी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ऑयल प्राइस हुआ, ऐसे कुछ चीजें जो है इनको हमको कंटिन्यूसली देखते रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हद से आगे बढ़ जाए। अगर एक रिस्क मैं मार्केट में देखता हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए ऑयल प्राइसेस या कोई कमोडिटी प्राइसेस जरूरत से ज्यादा समय तक ऊपर रहें, तब हमको इक्विटी मार्केट्स के लिए खतरा हो सकता है। अभी के रेट में जितनी मेरी समझ है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले 3 से 6 महीने में प्राइसेस नीचे आने चाहिए। थोड़ा सा अब 2021 में जब हमने निवेशकों की भागीदारी बढ़ती हुई देखी है, अगर मैं एसआईपी के आंकड़ों की ही बात करूं तो दिसंबर महीने में रिकॉर्ड आंकड़े आते हुए हमने देखे हैं। 2022 में वो निवेशक त्रिदीप जी जिन्होंने 2021 में एंटर किया होगा और मुनाफा कमाया होगा, थोड़ा सा उन्हें झटका लग सकता है, उन्हें आप क्या कहेंगे? तो इसमें 2 चीजें हैं जो समझना इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि पहली बार शायद नहीं कहूंगा, मतलब काफी समय में पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उसका ध्यान इक्विटीज के तरफ स्ट्रक्चरली थोड़ा बढ़ रहा है। इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो वी कैन सी द नंबर ऑफ रिटेल अकाउंट्स बीइंग ओपनड विद द ब्रोकर्स। ये जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एंजल वन, ये जो भी रिटेल ब्रोकरेजेस हैं, वहां पे जो जितने अकाउंट खुले हैं वो काफी बड़े हुए हैं, और ये इसलिए नहीं बड़े हुए हैं कि पिछले 12-18 महीने में उनका पैसा बना है। मुझे लगता है काफी लोगों का ध्यान इक्विटीज की तरफ पहले के से काफी ज्यादा है अभी। वो इसलिए क्योंकि पहले जितना डेट या फिक्स्ड इनकम में रिटर्न बनता था उतना नहीं बन रहा है शायद, और इसलिए स्ट्रक्चरली पीपल आर मूविंग ए बिट ऑफ एसेट एलोकेशन फ्रॉम डेट टू इक्विटी। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमको सिप के फॉर्म में देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली, इन माय ओपिनियन, ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस।
ये अगले 1-2 साल में ये स्ट्रक्चरली बढ़ने ही वाला है, और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें, सारी दुनिया में देखें, और उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें, तो इंडिया में अभी भी इक्विटी पार्टिसिपेशन जो फैमिलीज की है या मिडिल क्लास की है, उसमें हिसाब से काफी कम, तो वो तो बढ़ने वाला है। जो इसमें सिक्लिकल एलिमेंट है वो ये है कि पिछले 2 साल पे काफी लोगों का जो वर्क फ्रॉम होम था, और उस समय जो ट्रेडिंग मेंटालिटी होती है, वो जो घर से ट्रेडिंग करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। मे बी दैट में काइंड ऑफ इवन आउट ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years, उससे हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि एसआईपी फ्लोज जो है वो इंडिया में अगले 3 से 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये जो इंडियन इकोनॉमी की तेजी है, ये अगले 2 से 3 साल जो है बरकरार रहेगी। एंड जनरली देखा गया है कि जब इकोनॉमिक तेजी बरकरार होती है, सेफ फ्लोज एक्चुअली कंटिन्यू टू डू वेल एज वेल। सो इट्स अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स, but also the fact that economy is doing well, and I also recommend investors that they keep doing SIP on an ongoing basis. जैसा कि आपने खुद कहा कि बहुत सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रिटेल की भागीदारी बढ़ी है इक्विटी निवेश की और उनका रुझान थोड़ा सा बढ़ा है। साथ ही में त्रिदीप जी, बहुत सारे निवेश के नए विकल्प भी उभरे हैं। क्रिप्टो, हालांकि इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मिलेनियल्स ही क्यों, मेरे हिसाब से तो, या जितना हम अभी तक देख रहे हैं, समझ पाए हैं, हर उम्र के शख्स को क्रिप्टो में दिलचस्पी दिखाई दे रही है। एनएफटी एक और विकल्प लेकर बनकर उभरा है जहां पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। क्या ये निवेश का नया दौर है इन नए तरह के विकल्पों के साथ? अगर हम मार्केट्स की हिस्ट्री पिछले 100 साल में देखें, तो ऐसे कई बार ऐसे हुए कि नए नए इन्वेस्टमेंट्स, नए तरीके के इन्वेस्टमेंट, नए तरीके के कंपनियां लिस्ट हुई, एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जिसको कहते हैं, वो एक्सपैंड हुए। एंड आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये जो आपने क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की बात करी, ये नए नहीं है। आज से अगर आप 2000 की बात करें, पहली बार लोग इंटरनेट से वाकिफ हो रहे थे। उस समय इंटरनेट बहुत बड़ी चीज लगती थी, बहुत एसोटेरिक चीज लगती थी, पर आज के डेट में मतलब इंटरनेट जैसे आम बात हो गई है। तो सिमिलरली ये कुछ नए एसेट क्लासेस ओवर द नेक्स्ट 10-20 years विल ग्रेजुअली बिकम मेन स्ट्रीम। ये मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, और कुछ जो है फैड हिसाब से डिसअपियर हो जाएगा। इसमें जो मेन चीज केयरफुल रहने की बात है वो ये है कि यहाँ पे अभी रेगुलेशन नहीं आया है। तो जैसे हम इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल एसेट क्लास में हम बात करते हैं, उसमें काफी हद तक रेगुलेशन है, जिसके लिए मतलब कोई एक वॉच टावर बैठा हुआ है जो कि ये सब देख रहा है कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं। इन सम ऑफ दिस न्यू एसेट क्लासेस अभी भी वो रेगुलेशन नहीं आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये नए एसेट क्लासेस में थोड़ा केयरफुल रह के इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, वन हैज टू बी ओपन माइंडेड अबाउट लुकिंग एट दीज न्यू एरियाज। द ओनली थिंग इज व्हेन रेगुलेशन कम्स इन, तब इसमें जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो जाएगा। सो आई सी पॉजिटिव आउटलुक फॉर ब्रॉडर एसेट क्लासेस, बट विद अ बिट ऑफ कॉशन कि ये अनरेगुलेटेड है अभी। अच्छा, मुनाफा बांधने की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के निवेशकों को आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह देंगे, और साथ ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में क्या ये साल थोड़ा सा डेट में निवेश करने का भी है क्या? मेरे हिसाब से जो मार्केट्स में पिछले 12 से 18 महीने में, ये आपका सवाल का मैं थोड़ा राउंडेड आंसर दूंगा, हैव अ बिट पेशेंस। पिछले 12 से 18 महीने में जो हमने मार्केट में देखा वो काफी हद तक एक मैक्रो ट्रेड था। चीजें गिरी, फिर वापस आई, तो हमने जो पहले नहीं गिरे थे फिर उसको लिया, उस हिसाब से एक एक करके सारे सेक्टर्स वापस आते रहे। तो ये मोटा मोटी एक मैक्रो ट्रेड हुआ। ये मैक्रो ट्रेड अभी खत्म हो चुका है। यहाँ से आगे जो शेयर प्राइस मूवमेंट होंगे वो काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वो जो कंपनी है उसका अर्निंग्स अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, उसकी कंपनी स्पेसिफिक क्या कारण है जिसके लिए उसके ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर हैं एज अपोज टू एनी अदर कंपनी। तो इन अदर वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैक्रो ट्रेड है ये हो गया है, अभी आगे की रैली जो है वो कंपनी स्पेसिफिक है। तो इसलिए अगर ऐसा माहौल होने वाला है तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो इन्वेस्टर्स के ऐसे शेयर्स हैं जो उन्होंने मैक्रो देखकर लिया था,
कि अभी ये काफी गिर गया है, पर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत गिर गया था और वो वापस आ गया है एक नॉर्मलाइज लेवल पे, वहां पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जहां पे हमको लगता है कि बॉटम अप बेसिस पे मैंने जो ये 5 थीम गिनाए, उसमें अगर ये कंपनी फिट होते हो तो डेफिनेटली अपने पास ये रखना चाहिए, क्योंकि अगले 3 से 5 सालों में मुझे काफी तेजी दिखती है उन एरियाज में। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप भट्टाचार्य जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में। बहुत बारीकी से आपने बताया निवेशकों को कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे विस्तार की ओर लेकर जाना चाहिए, साल 2022 में क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं और साथ ही किन थीम्स पर उन्हें फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।